Hello everyone, I am Kanayya Jha and this is Brinda Academy official YouTube channel. एनसीईआरटी बुक्स का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत वाइटल रोल होता है। एनसीईआरटी बुक्स में न केवल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं बल्कि यहाँ पर जो फैक्ट होते हैं नो वेयर एल्स यू मे फाइंड दैट, वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की समरी देख लें या फिर एनसीईआरटी के की को पढ़ लें, तो दैट मस्ट नॉट हेल्प यू। रीजन बीइंग कि एनसीईआरटी के लाइन से ही सीधे क्वेश्चन बनते हैं। So in this session, I will not only explain you the conceptual part of the NCERT, but also I will guide you what type of fact may take shape of question, कैसे fact question बन सकते हैं और किस तरह से हमें NCERT के concept को cover करना चाहिए। Over the time, I will bring more NCERT books and chapters, and so that you will be able to crack your desired examination। जो भी एग्जाम आपको क्रैक करना है, you will definitely crack विथ सपोर्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो और कुछ भी हो। चलते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग सेशन को। और हाँ, वन थिंग यू शुड मस्ट कीप इन माइंड कि एनसीईआरटी के अगर जिस्ट को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो, एनसीईआरटी की किताबें बहुत पतली पतली होती हैं, बस उनको ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही ध्यान से पढ़ा वो चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन एनसीईआरटी। और टुडे वी शैल डिस्कस the first chapter of human geography, nature and scope, NCERT line by line। तो पहला जो है हमारा NCERT क्लास 12 का ह्यूमन ज्योग्राफी है। आमतौर पे इसे कहा जाता है कि दिस इज लेस इम्पोर्टेंट, बट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन लाइक सीयूईटी, यूपीएससी और इवन जब आप ज्योग्राफी से यूजीसी नेट देते हो तो वहां पर इसका रोल बढ़ता है। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। आते हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी व्हाट डज इट मीन्स। तो जब ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था तो ज्योग्राफी को आमतौर पे ये समझा गया कि ज्योग्राफी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ रिलीफ एंड फीचर्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि धरती पे बहुत सारे पहाड़ हैं, पठार है, माउंटेन है एंड सो ऑन दिस वे। पहाड़ भी दिखाई पड़ते हैं, इवन प्लेन्स भी दिखाई पड़ते हैं। तो ज्योग्राफी इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीफ फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर मिलने वाले इन्हीं रिलीफ फीचर को हम लोग शुरू में ज्योग्राफी समझ रहे थे कुछ इस तरह से। जैसे ऊपर से सपाट होगा तो दैट विल कॉल्ड प्लेटू, इफ देयर इज पॉइंटेड हेड दैट विल कॉल्ड द पिक और सबमिट। इसको पिक कहा गया, इसको प्लेटू कहा गया। इसी तरह से रिवर्स वगैरह आए। तो ज्योग्राफी का जो शुरू में डेवलपमेंट होता है दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ रिलीफ। और ज्योग्राफी का मतलब भी बिल्कुल यही होता है। जब आप ज्योग्राफी वर्ड को देखते हो तो जियोग्राफी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब उसका विस्तार। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट एक्सप्लेन्स द फीचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। बहुत सिंपल था एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय, ये जो शब्द आया ये सबसे पहले देने वाले आदमी का नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज वाज अ ग्रीक स्कॉलर। इराटोस्थनीज, यू कैन सी हिम, इराटोस्थनीज। तो ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर। और इसको ये था थोड़ा सा कि अर्थ के बारे में जानकारी इनको मिल रही थी, थोड़ी बहुत जानकारी। उस समय तो पिक्चर था नहीं, बट उस समय इनको थोड़ी बहुत जानकारियां अर्थ के बारे में आभास हो रहा था कि भाई अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, रेदर अर्थ इज स्फेरिकल, गोल है। और जब इन्होंने अर्थ को गोल बताया तो इन्होंने कहा कि अर्थ का एक पैरामीटर है, एक डायमीटर है, अगर हम इसको सही से कैलकुलेट करें तो हम पहुंच जाएंगे एक निष्कर्ष पर कि इसका घेरा कितना बनता है। ऐसा ही हुआ। इन्होंने दो जगह के जो थे वो डिस्टेंस को मेजर किया। एक अपने अलेक्जेंड्रिया को जो आज ग्रीस में था, और दूसरा सीन को जो आज आसवान है। और इन दोनों के बीच जब डिस्टेंस को मेजर किया और शैडो को मेजर किया तो इन्होंने ये कहा कि अर्थ का जो पूरा पेरीमीटर है, जो इसकी परिधि है, वो लगभग 39,000 है। और इंटरेस्टिंगली आज भी जब अर्थ की परिधि देखते हैं तो वो 40,000 ही दिखती है। तो यहां से माना जाता है कि इराटोस्थनीज वाज द पर्सन हु gave birth the new subject geography during about
2 to 300 BC, बहुत पहले की बात है, आज से 2500-3000 साल पहले की बात है। उस समय ही ज्योग्राफी पर बात होने लगी। ओवर द टाइम ज्योग्राफी डेवलप हुआ, बहुत सारे लोग आए, वन मोर स्कॉलर केम, दैट इज नोटेबल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हम्बोल्ट आते हैं और उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल कर दिया। लेट अस चेक द पर्सन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो ये जो वान हम्बोल्ट आता है, हम्बोल्ट, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट अगेन प्रोवाइडेड अस डिटेल अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। तो इन्हें कहा जाता है कि ये जो ज्योग्राफर थे अबाउट मिड 19th सेंचुरी, और वहीं पर इन्होंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हर चीज को बताया, और इनके अकॉर्डिंग फिजिकल ज्योग्राफी इज द बेस ऑफ ज्योग्राफी। तो हम्बोल्ट की बातों को लोगों ने बड़ा पसंद किया और यहीं से फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट हो गई। चलते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमेशा से ज्योग्राफी का बेस पार्ट बना रहा। यहाँ पर स्टडी हुई अर्थ के, माउंटेन्स के, कॉन्टिनेंट्स के, ओशियन के। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है वो एक्सप्लोरेशन हुआ, रिसर्च हुआ, और ये पता चला कि नहीं भाई, ज्योग्राफी तो तब तक यूजफुल नहीं होगा जब नॉलेज इसका ह्यूमन के वेलफेयर में यूज ना हो। तो एक नया ग्रुप आया, दैट इज अंडर फ्रेडरिक रेटजल। इसका भी नाम ध्यान में रखना है हमें। तो रेटजल जब आते हैं तो रेटजल हाईलाइटेड दैट कि भाई ज्योग्राफी इज नॉट मियरली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल फीचर, बट इट इज रेटजल। तो रेटजल आके, फ्रेडरिक रेटजल पूरा नाम है, और रेटजल आके पूरी चीजों को बदल देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़िए, क्योंकि फ्रेडरिक रेटजल पूरा नाम है इनका, फ्रेडरिक रेटजल। तो फ्रेडरिक रेटजल, हाँ, फ्रेडरिक रेटजल। तो फ्रेडरिक रेटजल जो थे, ये जब आते हैं तो इन्होंने कहा नहीं, हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को फोकस करना चाहिए, एंड ज्योग्राफी मस्ट बी द सब्जेक्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंड एंड ह्यूमन। तो यहां से ह्यूमन ज्योग्राफी रेटजल आकर शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से दो चीजें सामने आई, एक जो ज्योग्राफी था वो फिजिकल ज्योग्राफी की ओर बढ़ रहा था, और दूसरा जो ज्योग्राफी आया वो ह्यूमन ज्योग्राफी की ओर बढ़ना शुरू हो गया। तो यहीं से हम देखते हैं कि नई बात स्टार्ट हुई, और अर्थ के साथ साथ ह्यूमन और नेचर के रिलेशंस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। तो बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, एज पर एनसीईआरटी, कीप इन माइंड कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ द स्टडी इन इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। ये एक ऐसा फील्ड है जो सभी चीजों को जोड़ता है, सभी चीजों को समझता है और प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को डिटेल करते हैं तो वो स्पेस और टाइम में वेरी करते हैं, और ज्योग्राफी में दो चीजें कॉम्प्राइज होती हैं, दो चीजें शामिल हैं, दैट इज नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स। दो चीजें हैं, और ये बातें खास ध्यान रखनी है कि देखो, जब भी हम कहीं पर देखते हैं, मान लो यहाँ पर लेक है एक बना हुआ, तो भाई एक लेक में अगर हम देखें तो इस लेक में बहुत सारे जो है वो एनिमल बीइंग्स भी तो होंगे, एनिमल बीइंग्स होंगे, जैसे फिशेस वगैरह होंगी। तो ऑब्वियस है कि अगर कहीं भी किसी नेचुरल लैंडस्केप को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर हमारा अदर लाइफ ऑर्गेनिज्म भी आइडेंटिफाई होगा। तो इसी तरह से ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस दिखाई पड़े। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल इन्वायरमेंट्स, लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, इटिसेट्रा। वाइल जो अपना ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी दैट केम विथ एफर्ट मेड बाय रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल। तो जब ये आते हैं तो यहां से अब स्टार्ट हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, तो इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वर्ल्ड। देखो, हर एक फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन वर्ल्ड का एक बहुत इंट्रिकेट रिलेशन होता है। यू कैन अंडरस्टैंड विथ सम एग्जाम्पल कि अगर हम डेजर्ट में देखते हैं, लाइफ इन डेजर्ट, तो यहाँ पर आपको अलग लाइफ स्टाइल दिखाई पड़ेंगे ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्टाइल को अगर हम देखें तो डेजर्ट में बहुत सारी चीजें चेंज मिलेंगी, उनके कपड़े चेंज मिलेंगे,
रहन सहन के तरीके, हाउस, इवन जो उनके ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो भी अलग मिल रहे हैं। एजेंसी ये अलग है। इसी तरह से अगर हम कहीं प्लेन एरिया को देखें तो वहां भी लाइफ स्टाइल अलग है, वहां भी अलग तरीके से लोग जी रहे हैं। तो नटसेल ये है कि लाइफ अलग जगहों पर अलग फिजिकल फैक्टर्स के कारण अलग दिखता है। डिजर्ट में पानी कम है तो लोग पानी स्टोर करते हैं, वहीं जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर हम देखते हैं ग्रीनरीज ज्यादा है, खान पान की आदतों में वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड देयर इन्वायरमेंट इज द कंसर्न, इज द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे ये कहते हैं कि ज्योग्राफी, you realize that geography got subjected to dualism and wide ranging debate। अब डुअलिज्म और डिबेट क्या था? तो देखो जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे इवॉल्व हुआ है बहुत तरह के डिबेट इसमें सामने आने लगे। जैसे हमबोल्ट कह रहे थे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी को एम्फेसाइज करो, फिजिकल ज्योग्राफी विल एक्सप्लेन द थिंग्स रिलेटेड विथ ज्योग्राफी, केवल इसी को पढ़ो, पहाड़ पढ़ो, मैदान पढ़ो, पठार पढ़ो एंड दैट इज ऑल। लेकिन बाद में चलकर रेडजेल आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया हमको ये सब भी पढ़ना होता है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्योग्राफी को कैसा होना चाहिए, तो ज्योग्राफी को जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। कार्ल रिटर नाम का एक आदमी था, उसने कहा कि ज्योग्राफी को ओरिजिनल होना चाहिए। रीजनल क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर हम इंडिया को जानना चाहते हैं, भारत को पढ़ना चाहते हैं, तो वी मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द सॉइल ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, ओनली देन वी मे एग्जीक्यूट एनी प्लान और पॉलिसी इन कंट्री। तो कुछ चीजों को जानने के बाद ही हम एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर अच्छे प्लान बना सकते हैं। लेकिन इसी में जैसे हमबोल्ट के जो समर्थक थे, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के, उन्होंने कहा नहीं पूरा ही पढ़ो ना भाई, छोटा छोटा पढ़ने से क्या फायदा है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहता है कि फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ ओशियनोग्राफी, नेचर ऑफ द बायोज्योग्राफी, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रीजनल पैटर्न ऑफ दीज फेनोमेना, तभी आप कर पाओगे। तो इन दोनों चीजों का डिबेट रहा। इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा नोमोथेटिक और कुछ ने वीडियोग्राफिक, मतलब डिस्क्रिप्टिव, किसी एक चीज यूनिक फीचर को आप पढ़ो, किसी ने कहा ओवरऑल पढ़ो। तो डिबेट और डिस्कशन और डुअलिज्म ज्योग्राफी में हमेशा होता रहा। लेकिन खास बात ये थी कि दीज डुअलिज्म एंड डिबेट मेड दिस सब्जेक्ट मोर साइंटिफिक, मोर रेशनल एंड मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि जहां भी कमियां निकल कर आई एक थ्योरी से, दूसरी थ्योरी ने उसको फुलफिल करना शुरू कर दिया था। तो इसने इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया। डाइकोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वेरी जो है वो बड़ा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो भी डाइकोटॉमी वगैरह हो रही है, मतलब अलग अलग चीजों को अलग अलग करके पढ़ा जा रहा है, वो अल्टीमेटली ज्योग्राफी को सपोर्ट कर रहा है, इसकी स्टडी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर यही है। और बाद में होलिस्टिक अप्रोच आ गया कि ज्योग्राफी को तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ा जा सकता है, होलिस्टिक वे में ही इसको करा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि देखो आगे चलकर क्या हुआ। तो इस तरह से एक थ्योरेटिकल डिस्कोर्स चल रहा था, ह्यूमन ज्योग्राफी और हमारे फिजिकल ज्योग्राफी को बढ़ावा मिल रहा था। फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी हो रही थी, जो हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर की, जो हमने पढ़ा ओशियनोग्राफी की, और हमारे लिथोस्फेयर वगैरह की स्टडी हो रही थी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग लिथोस्फेयर पढ़ रहे थे, उधर हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे विंड सर्कुलेशन, प्रेशर को देख रहे थे। इसी तरह ओशियनोग्राफी में ओशियनिक वाटर करेंट देख रहे थे। तो ये आगे चीजें चलती गई और इससे फिर आगे कहानी और बनती गई। अब सीधा सीधा आते हैं इन दिस वे व्हेन ह्यूमन ज्योग्राफी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जब लोगों को लगा कि रिलेशनशिप पढ़ना है तो भाई डेफिनेशन की भी बात थी, तो डेफिनेशन इसका स्टार्ट हुआ। और बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत नोटेबल डेफिनेशन है, मस्ट मार्क दिस डेफिनेशन, नोवेयर एल्स यू विल गेट द लिस्ट ऑफ दीज पॉइंट, कहीं नहीं मिलेगा। तो एकदम एनसीईआरटी पे पकड़ के बैठो, जो भी नेट दे रहे हैं, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, यूजी और पीजी, ये वाले पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान में रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश पीजीटी में भी ये पूछा जाता है। तो अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला रेटजल का लेते हैं। रेटजल वाज द पर्सन हु
सपोर्टेड आइडिया ऑफ जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, रेटजल ने ही इसको प्रमोट करा, फ्रेडरिक रेटजल। और रेटजल कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस कर रहे हैं कि कैसे अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंड है, ये है रेटजल का कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर मान लो डिजर्ट है तो लाइफ स्टाइल अलग होगा, कहीं फर्टाइल लैंड है तो लाइफ स्टाइल अलग होगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ रेटजल। इसी तरह से स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, इस बात को कहती हैं एलन कार्ल सेम्पल। तो एलन सेम्पल जो थी, सी वाज स्टूडेंट ऑफ रेटजल एंड सी मेड पॉपुलर द आइडिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस में ये पूरा इसी को पॉपुलर करती हैं एलन सेम्पल, यूएसए सैंपल, ऐसे याद रख लेना है। तो इन्होंने क्या कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग याद रख लेना है सैंपल से, सैंपल अनरेस्टिंग थी, और रेटजल सीधा सीधा रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड सरफेस, अर्थ सरफेस। इसके बाद पॉल डी ला ब्लासे, पॉल डी ला ब्लासे, पॉल डी ला ब्लासे वाज द फ्रेंच स्कॉलर एंड ही वाज द फ्लैग बियरर ऑफ पॉसिबिलिज्म को इसी ने पूरा आगे इम्पेटस किया, सपोर्ट किया, एम्फेसाइज किया। इसने कहा कि ह्यूमन कैन डू एनीथिंग, देयर इज नो सच अ बैरियर बाय नेचर का कोई बैरियर नहीं है। तो इनका जो आया वो कहा इन्होंने कि कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग। तो कुल मिला के देखो, तीनों जो हैं उनमें हमें अनरेस्टिंग वाले में सैंपल को याद रखना चाहिए, रेटजल वाले में सोसाइटी अर्थ सरफेस का रिलेशन, और इनका गवर्निंग आवर अर्थ फिजिकल लॉ, इसका मेन याद रख लेना है फिजिकल लॉ। तो इस तरह से कई सारे डिफिनीशन आए। और ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जैक्टली क्या है, तो देखो जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लाइक सपोज खरीफ के फसल होंगे, तो खरीफ के फसल क्यों होंगे, खरीफ मतलब जो गर्मियों में होते हैं, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, और रेनफॉल भी अप्रोप्रिएट होते हैं, सफिशिएंट रेनफॉल होते हैं, तो खरीफ के फसल करते हैं। हम लोग विंटर में खरीफ क्यों नहीं उगाते हैं, क्योंकि भाई वहां पे विंटर सीजन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम हो जा रहा है, रेनफॉल एडिक्वेट नहीं है। तो चीजें क्या थी कि रिलेशनशिप, अब हमारे जो रिलेशनशिप हैं, जैसे हमारे इंडिया के खाने पीने की आदतों को देखो अलग ही दिखता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स ऑल सच थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। यही बात ये सारे कह रहे हैं। अब चलते हैं कि हम जो था ज्योग्राफी से इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं कि ज्योग्राफी में भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच खोजते हैं, मानवीय भाव देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, थोड़ा यहाँ पर नोटेबल है, नोबडी विल टेल यू, दिस विल बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड वाटर वेज। अब इसी को हम लोग कहा जाता, इसी को इसके कीवर्ड्स हैं, ऐसे क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन मतलब कौन सा यहाँ पे ब्लड वेसल की तरह वर्क करता है, खून की नलियों की तरह काम करता है, तो दैट इज रोड, रेलवे एंड द वाटरवेज। तो हमेशा से ह्यूमन ने नेचर को अपने से जोड़ा है, और रोड रेलवे को उन्होंने एक तरह से आर्टरीज या ब्लड वेसल्स के फॉर्म में समझा है। मार्क दिस पॉइंट। इसी तरह से जैसे अर्थ के लिए और दूसरी चीजें यूज करते हैं, जैसे एक जर्मन स्कॉलर नन अदर देन दैट इज अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ही कहते हैं कि अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ क्या है, लिविंग, और सॉरी स्टेट और कंट्री इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्री और स्टेट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट डज इट मीन्स, इज क्वाइट अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बहुत है ये, डिटेल है। देखो लिविंग बींग्स क्या करता है, लिविंग बींग्स ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन करते हैं, लिविंग बींग मूवमेंट होता है, लिविंग में चेंज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टेट या कंट्री में दिखाई पड़ती हैं। दैट इज व्हाई अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कंसीव्ड स्टेट एज लिविंग बीइंग, तभी वो कहते हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, ये वर्ड भी बहुत नोटेबल है कि हम लोग विलेज, टाउन और रीजन्स को ऑर्गेनिज्म के नाम से
जानते हैं। अगेन, जो इस्थमस होते हैं, इस्थमस के लिए नेक वर्ड यूज करते हैं, प्रोफाइल सॉइल के लिए यूज करते हैं, ग्लेशियर का स्नॉट यूज करते हैं, माउथ ऑफ रिवर। तो कहीं ना कहीं हम उसको ह्यूमन जो है वो टच देने का प्रयास करते हैं और इस तरह के वर्ड्स कॉमन है, बट हमें दो तीन वर्ड इसमें ध्यान में रखने चाहिए। ये तीनों चारों वर्ड यहां से खास है। अब चलते हैं आगे, हम लोग समझें, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का आखिर नेचर कैसा होता है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से ये काम करता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, तो इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया। अब आते हैं आगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में आखिर पढ़ा क्या क्या जाता है, तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल विथ एनसीईआरटी। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे हाउस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, विलेज के पैटर्न कैसे हैं, सिटीज कैसे बन रही है, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, डेली एलिमेंट, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। और इन्हीं ह्यूमन बींग्स के जो भी फॉर्मेशन हो रहे हैं वही पढ़े जाते हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो चलो सिलेबस समझें कि देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफी को पढ़ेंगे, कैसे जनसंख्या होती है, कहाँ कहीं ज्यादा पॉपुलेशन दिखता है, कहीं कम दिखता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, कहाँ पे कैसा है। इसी तरह से सेटलमेंट को देखेंगे, सेटलमेंट में हम लोग देखते हैं रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, तो ये सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट बनते हैं। अब आते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक आया है, दैट इज एनसीईआरटी में फिर से आ गया ये कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखो, जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं नेचर से को रिलेट होता है, नेचर पर ही डिपेंड होता है। वही नेचर को ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करता है। तो यही इस पूरे टर्म का मतलब हुआ। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये ऐसे कंडीशंस को बता रहा है जब ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अपने वर्क, अपने डेली लाइफ को एग्जीक्यूट करते हैं। समझते हैं इसको कैसे? तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिमोट विलेज। एक रिमोट विलेज में जाते हैं, रिमोट विलेज लाइफ, विलेज लाइफ। तो जब हम किसी गांव के विलेज लाइफ को देखते हैं तो वहां पर सब कुछ नेचर पर ही डिपेंड करता है। जैसे नेचर अगर सपोर्ट कर रहा है तो वहां पर उसी तरह से घर वगैरह बनेंगे, उसी तरह से चीजें चलेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, आसपास अवेलेबल मटेरियल से इन्होंने घर बनाए, आसपास अवेलेबल मटेरियल से इन्होंने दरवाजे और बाकी चीजें बनाई हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आर कलेक्टेड फ्रॉम द नेचर, और नेचर ने जैसी चीजें दी है उसी तरीके से चीजें हो रही है। खाने पीने में भी जो फसल वहां पे उगता है वही ये इंटेक कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अभी इसमें दूसरा फीचर लेते हैं, दैट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो कई जगहों पर जैसे लाइफ है, लाइफ है सिटी, लाइफ है सिटी। तो जब सिटी के लाइफ को देखो और सपोज की सिटी के लाइफ को लाइफ है सिटी, तो सिटी का जो लाइफ होता है वहां पर आपके खाने पीने की चीजें, आपके रहन सहन, इन सब में बहुत चेंज आता है। ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप एसी कूलर चला लेते हो, अगर ठंडी लग रही है तो उसके लिए भी लाइफ है सिटी। तो बहुत सारी चेंजेस हम लोग देखते हैं, नेचर को हम लोग चैलेंज करते हैं, और कुल मिलाकर बहुत सारे मॉडर्न फैसिलिटी, रात में बल्ब जला लिए, तो कुल मिला के इन्होंने क्या कर लिया, तो नेचर को चैलेंज कर दिया। ऐसे जगहों पर जहां पर चीजें नहीं हो सकती हैं वहां पर भी उन चीजों को कर रहे हैं, लाइक डिजर्ट एरिया में सिटीज बन गए। तो यही हुआ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। इस पर एक बहुत बड़ा डिबेट रहा, बहुत बड़ा इस पर एक जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो अंतर है ह्यूमन के बींग्स के, ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट what human being produces create, but extremely important with help of what tools and technique they produces।
तो देखो, ह्यूमन बींग्स का जो भी पूरा लाइफ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो लाइफ का है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी है तो एक प्रिमिटिव सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक मॉडर्न सोसाइटी में। एक मॉडर्न सोसाइटी और ज्यादा मॉडर्न हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी है। यू नो वेरी वेल, बाय अबाउट 1970 तक अरेबियन वर्ल्ड वॉज क्वाइट अ पुअर रीजन, बहुत गरीब था। लेकिन जैसे ही तेल के कुएं मिले, पैसा आया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, नाउ दे आर एंजॉइंग द वेरी लीजर लाइफ, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ही वो फैक्टर है जो सोसाइटीज को अलग करता है। अब ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural law। तो आखिर टेक्नोलॉजी ये डेवलप कैसे हुई, आखिर कैसे ह्यूमन ने नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया? तो इसका रीजन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल लॉज, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। तो जब साइंस डेवलप हुआ, मतलब चीजों की समझ विकसित हुई, एक्सप्लेनेशन डेवलप हुआ, उसके इम्प्लीमेंटेशन से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। जैसे जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा तो बहुत सारी बीमारियां दूर कर ली। जब हमने एयर के एरोडायनामिक्स को समझा तो हमने एरोप्लेन बनाने शुरू कर दिए। तो इन्वायरमेंट हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और इसका बेनिफिट हर जगह पे दिखता है। अब आते हैं कि टेक्नोलॉजी वैरी करता है ह्यूमन सोसाइटी में, और जहां पे टेक्नोलॉजी कम होती है वहां पर प्रिमिटिव सोसाइटी दिखाई पड़ती है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी। अब यहां पर एक ज्योग्राफी का स्कूल आता है, ज्योग्राफी का एक स्ट्रीम आता है दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है तब लोग आसपास की चीजों को ही यूज करते हैं और कुल मिलाकर अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। ये जो बात है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी बात को अलग रिटजेल वगैरह लेके आ रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही होता है, इन्वायरमेंट डिसाइड्स आवर फेट, आवर लाइफ स्टाइल। उन्होंने कहा कि आवर कल्चर, आवर सोसाइटी आर रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, भारत में लोग जो है वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है वेजिटेबल्स। वहीं पे अगर हम जाए कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ वेजिटेबल उगते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर नॉन वेजिटेरियन। तो ये चीजें कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफर्ड बाय द नेचर। नेचर जैसा देगा वैसा ही काम चलता रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों, देशों में अलग अलग जगहों पे खान पान, रहन सहन की आदतें अलग होती हैं। अब इसी बात में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन को एक तरह से एक पैसिव एजेंट मानता है जो ह्यूमन कुछ कर ही नहीं सकता है। ह्यूमन मान लो अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने थॉट, अपने इन्वेंशन से बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकता है, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, ह्यूमन जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इन्वायरमेंट डिटरमाइन आवर कल्चर, आवर आर्ट, विच इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये लगभग अर्ली 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। अब आते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक गांव अबुझमार में, बेंडा लिव्स इन अबुझमार। तो अबुझमार में जो लाइफ अगर देखें, लाइफ इन छत्तीसगढ़, लाइफ ऑफ ट्राइब्स कर लो तो खुद ही आ जाएगा, लाइफ ऑफ ट्राइब्स। तो ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं? लाइफ ऑफ ट्राइब। तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं? तो ट्राइब्स, तो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा, वो एनवायरमेंट पर। और जब एनवायरमेंट पे ज्यादा डिपेंड करेंगे तो उनके लाइफ में हम देखेंगे कि एनवायरमेंट का रोल बढ़ता चला जाता है। हर तरफ से, हर जगह से कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, सारी चीजें एनवायरमेंट ही गवर्न करती है। इवन इनके स्किन के कलर ब्लैक क्यों है? बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो ये चीजें बताती हैं कि एनवायरमेंटल जो पॉसिबल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, वो डिटर्मिनिज्म सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हर जगह पे यही दिखता है। अब लेकिन इसके बाद भी
एक खास बात यहाँ पे नोट करने वाली है, फिर चलेंगे हम लोग इसके बाद वाले, कि यही फिजिकल एनवायरनमेंट और सच सोसाइटी बिकम मदर नेचर। तो नेचर एक तरह से क्रैडल की तरह, पालने की तरह काम करता है। पानी नहीं है तो नदी से पानी आता है, तालाब से पानी आता है, जमीन से फल उगाते हैं, जमीन से ही लकड़ी चुन के लाते हैं और घर बनाते हैं। अब लेकिन बाद में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और ये टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ तो वहां से स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम की ओर हम जाना शुरू कर देते हैं। मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, अब स्वतंत्रता की ओर हम लोग जाना शुरू करते हैं। तो यहीं से बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई। अब ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अर्बन स्प्रॉवल मतलब नगरीय विस्तार हुआ, फील्ड बनने लगे मतलब खेत के मैदान, ऑर्चार्ड बगीचे बनने लगे, प्लेन में पास्चर चारागाह बनने लगे, हिल स्पोर्ट ये सब बनने लगे। तो जब बनने लगे तो ये बनना क्या था? तो अर्लियर स्कॉलर टर्म दिस पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म पॉसिबिलिज्म वाज द स्कूल दैट सेज our nature is not our we can say the controller. With technology, with strength, human can determine their art, culture and society. तो आदमी अपनी सोसाइटी, अपने आर्ट, अपने कल्चर को खुद ही कर सकता है। और पॉसिबिलिज्म को सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया था उसका नाम था विडाल डी ब्लासा। इसको देख लेते हैं हम लोग, ये कौन है? विडाल डी ब्लासा फ्रेंच स्कॉलर था, विडाल डी ला ब्लासे। तो फ्रेंच स्कॉलर विडाल डी ब्लासे आते हैं और वो कहते हैं कि रेटजेल मूर्ख है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम जो है फ्रेंच स्कॉलर विडाल डी ला ब्लासे। अब ये जो आते हैं ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन कैन डू एनीथिंग वट एवर दे वांट, और इन्हीं के स्कूल को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म, विडाल डी ला ब्लासे। इनका नाम याद रखना है, विडाल डी ला ब्लासे। अब इन्होंने जिस थ्योरी को आगे शुरू किया, इसने पूरे यूरोप को मोटिवेट किया कि भाई आगे एक्सप्लोर करो और चीजों को बढ़ाओ। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ एनसीईआरटी में मिलता है कि विंटर टाउन है और वहां पे एक बच्चा गाड़ी से जा रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा, फिर वो अपने दोस्त से दिल्ली में बात कर ले रहा है। तो देखो आज हमने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को लगभग ब्रिज कर दिया है, समाप्त कर दिया है। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक रियल टाइम में बात हो सकती है, कहीं पर भी ह्यूमन सेटलमेंट देख सकता है। इवन कंट्री लाइक सहारा, कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, होस्ट मेगा सिटीज, बड़े सिटीज बनते हैं वहां पे, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कोई समस्या नहीं रही। मालदीव लाइक कंट्री आर थ्राइविंग, कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन। तो ये सारी चीजें कह रही हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पॉसिबल है। लेकिन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर अगर हर जगह करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? दैट इज क्वाइट नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा अगर आप हर जगह पे ऐसी चीजों को करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोड इन हिली रीजन। तो अगर हिली एरिया में हम रोड बनाते हैं तो देखो उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। अगर कहीं पर हिल है, पहाड़ है, मतलब स्लोप बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर स्लोप नहीं है तो आमतौर पे क्या होता है कि जब ज्यादा वर्षा होती है तो वही पूरा रोड टूट जाता है, लैंडस्लाइड, वही रोड टूटता है और कुल मिला के बहुत सारा नुकसान होता है इस तरीके से। तो नेचर के भी लिमिटेशंस है, हर जगह पे नेचर को आप डिस्टर्ब करोगे तो वो नहीं चलेगा। नेचर मे नॉट टॉलरेट योर टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस। तो अब इस बात के, इस डिबेट के बीच में आते हैं एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर। द नेम ऑफ दैट ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर इज ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर बहुत बड़ा नाम है, मस्ट कीप इन माइंड द नेम ऑफ ग्रिफिथ टेलर, ये पूछा भी जाएगा। ग्रिफिथ टेलर। अब ग्रिफिथ टेलर आते हैं, ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, और ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, ग्रिफिथ टेलर इन्हीं का है नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये कहते हैं कि यू शुड फॉलो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इनका यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब ये कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है
कि माना आप टेक्नोलॉजिकली एबल हो, सक्षम हो, पॉसिबिलिज्म को फॉलो करते हो, बट यू शैल कीप इन माइंड नेचर मे नॉट टॉलरेट योर एक्सप्लॉयटेशन, योर वर्क। तो ये कहते हैं कि भाई देखो मिडिल पाथ पे जाओ, इनका कहना है कि मिडिल पाथ पे जाओ, बीच का रास्ता अपनाओ, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी देन गो अहेड। तो वहां पे चलो, जैसे रोड बनाना है और फ्लैट प्लेन है तो गो अहेड। इफ देयर इज इश्यू और प्रॉब्लम, कि जैसे मान लो कोई रीजन है जहां पर बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इन दैट केस यू मस्ट थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट मे बी सुटेबल फॉर दैट रीजन, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से तो सिटी के लिए ठीक है आप बनाइए, बट जहां पर नेचर अलाउ नहीं कर रहा है, मस्ट नॉट डिस्टर्ब दैट नेचर। जैसे ट्रैफिक के रेड लाइट होते हैं, वैसे ही आप समझो कि नेचर ने आपको रेड लाइट दे दिया है। तो ये जो ग्रिफिथ टेलर का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अनपैरेलल्ड एंड दैट बिकम द बेस ऑफ द मॉडर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है कि आप सस्टेन तभी करोगे जब नेचर आपके साथ खड़ा है। तो इसी को कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ह्यूमन बीइंग इसको ओबे करे तभी ये हो सकता है। चलते हैं आगे। तो आजकल यही चल रहा है, वायलेंस करते हैं ये, इधर और नहीं बल्कि बीच में रहना पड़ेगा हमें, या तो करना है या नहीं करना है, ये नहीं सोचना है बल्कि बीच में काम करना है। अब आते हैं, अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी बदला है। तो देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो पहले तो ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड था, लोगों को इतना जानकारी नहीं था, तो जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे जैसे इरेटोस्थनीज वगैरह है और बाकी लोग थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। बाद में थोड़ा बहुत रिसर्च होने लगे, खासकर जब हम आते हैं आगे तो वॉयेज का एज आता है। वॉयेज का एज आया, लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट होने लगे, नेविगेशन स्किल बढ़ा। 15th सेंचुरी आते आते एक्सप्लोरेशन के भी फेज दिखाई पड़े, कॉलोनियल पीरियड भी आ गया और यहाँ से नई टेक्नोलॉजी आती चली गई। टेबल 1 में हम लोग देखेंगे पूरी डिटेल को। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी अलग अलग फेजेस में आगे बढ़ा है। मीनवाइल ह्यूमन ज्योग्राफी के कई सारे ब्रांचेस ओपन हुए, जिनमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग स्कूल डेवलप हुए। वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी आया है। ह्यूमनिस्टिक या वेलफेयर अप्रोच कहता है ज्योग्राफी को कि ज्योग्राफी शुड थिंक अबाउट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो गरीब हैं, जो मान लो उनको अच्छा कुछ किया जा सकता है, उनके बारे में हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग के बारे में सोचना है। तो उस तरह के जो है इन्वेंशन पे वर्क करिए। लाइक सपोज कि कोई कोस्टल एरिया में है तो वहां पे किस तरह के घर बनेंगे सो दैट दे मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, विंड से उनको अफेक्ट नहीं हो। इसी तरह से एक आया रेडिकल स्कूल। रेडिकल स्कूल ने तो चैलेंज ही कर दिया पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर। इन्होंने कहा कि वेदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेदर reckless development is result of the capitalism thought, capitalism approach। आपने कैपिटलिज्म को इतना बढ़ाया है कि सारी चीजें खराब हो रही हैं, तो ये था। इसी तरह से बिहेवियरल स्कूल आया, ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझो ना भाई, तब आप ज्योग्राफी खुद ही समझ जाओगे। तो दीज वर द डिफरेंट स्कूल। आते हैं थोड़ा और इस पे, अब तो ये खत्म होने वाला है। तो अब आते हैं थोड़ा सा और फैक्ट है दैट वी शुड गैदर हियर। टॉपिक लंबा हो गया है बट एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, अगर शॉर्टकट करेंगे तो यू मस्ट नॉट गेट द थीम ऑफ एनसीईआरटी। तो यहाँ पे टेबल इन्होंने बताया कि कॉलोनियल पीरियड है, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का फेज था, एम्पिरिकल ट्रेड इंटरेस्ट था मेनली कॉलोनियल पीरियड में। फिर से रीजनल एनालिसिस शुरू हुआ, इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन आने लगे। इसके बाद 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन आया। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ दो जगहों के बीच में क्या क्या डिफरेंस बनते हैं और क्यों बनते हैं। लाइक सपोज कि तमिलनाडु और बिहार या उत्तर प्रदेश में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखेंगे। तमिलनाडु का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर विंटर में फॉल करता है, समर में वो ऊपर बढ़ता है। रीजन क्या है, तो रीजन इसका है कोस्टल क्लाइमेट। तो ये सब आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क, इस पर था। 1950 से 60s तक स्पेशियल
ऑर्गेनाइजेशन आ गए, स्पेशियल मतलब कि बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल आ गए, कंप्यूटर आ गए, सोफिस्टिकेटेड टूल आ गए, और इसी बीच में एक नया अप्रोच आया दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन वाज केम ड्यूरिंग 1950-60 एंड दिस इज काइंड ऑफ फेनोमेनल चेंज, थ्योरेटिकल एक्चुअली इसमें ना ये हुआ कि अब हमें ज्योग्राफी को एक तरह से ऐसे पढ़ना है जो रिसर्च बेस्ड हो, जिसमें हम जो है वो फॉर्मूला लगा के कुछ ऐसा बनाए जो सब जगह पे अप्लाई हो पाए। तो यूनिवर्सल लॉ कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ये खोज रहे थे, अब अपने मन से ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने का विचार इन्होंने छोड़ दिया था। तो ये एक तरह से मैथोडोलॉजिकल चेंज था, ना कि कोई स्कूल था। बाद में इसमें कहा गया ये ह्यूमनिस्टिक नहीं है, ठीक है। अगेन 1970s में ह्यूमनिस्टिक आ जाता है, जिसमें ह्यूमन आया, फिर रेडिकल आ गया जिसने चैलेंज किया, और बिहेवियरल स्कूल आ गया। तो इस तरह से ये पूरा चेंज हुआ। 90s के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी आए, जिसमें जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी होने लगा। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा फ्लोरिश होता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। अब और चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड को यहाँ पे बताया गया है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है। अगेन उसके ब्रांचेस भी होते हैं, बिहेवियरल, वेलबीइंग एंड सो ऑन। तो ये पूरा इसका मिलिट्री ज्योग्राफी भी एक पार्ट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी। नाउ लेट अस चेक आवर स्टडी कि क्या है। तो यहाँ पर जब एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एमसीक्यू को भी सॉल्व करते चलना है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल एंड एनवायरनमेंट। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? तो दिस इज टेक्नोलॉजी। ऊपर लिखा गया था, एनसीईआरटी ने खुद ही बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज मेथोडोलॉजी नॉट अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अगेन one of the following is not source of geographical information: traveler account, old map, ancient epic, sample rock, material from the moon। उसे मून का ना पता चलेगा, ये अर्थ का क्या पता चलेगा? which of the following statement describe geography? तो not relevant in present time due to the development of technology, डी होगा। तो इस तरह से एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, दैट इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, और इतना अगर हम लोग पढ़ के इसको ध्यान में रखते हैं तो वी वुड डेफिनेटली सॉल्व आवर क्वेश्चंस। इस तरह से इसको करना है। इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर को भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू विश, like or comment on this video.